क्लास 7th सोशल साइंस और इन्वायरमेंट मतलब ज्योग्राफी बुक है आपकी ये, जिसके लेसन 3 तक मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 4। आज हम लेसन 4 डिस्कस करेंगे एंड दैट्स नेम इज़ एयर, जिसका नाम है एयर। एंड यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट ऑल द वीडियोज़। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी एयर जो है, हमारी जो अर्थ है उसके आसपास ह्यूज मतलब बहुत सारा एयर या हवा है, जिसको हम ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं। हवा का एक कंबल समझिए कि बहुत सारी एयर हमारे अर्थ के चारों ओर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर हमारी अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं या जानवर प्लांट्स तक रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पर फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने जीवन को जीने के लिए इस एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। ये हमको बचाता है किससे? बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों से, सन की रेज से बचाता है। हमको एयर या हवा या ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैग्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन। इसके बिना हम सन की गर्मी से जल के भस्म हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सन की हीट होती है। ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। और अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में हम जल जाते और रात में हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब नाइट होती है अर्थ पर टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब सन की लाइट नहीं होती है, तो ठंडा होने लग जाता है। तो एटमॉस्फेयर ना तो उसे ज़्यादा ठंडा होने देता है बच्चों, ना ही ज़्यादा गर्म होने देता है। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ इज लाइवेबल। तो ये जो एयर है हमारे ऊपर है, यही हमारे लाइफ को अच्छे से हमको जीवन जिला रही है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं हम ये देखते हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हम जो सांस लेते हैं उनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर ऑल्सो फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। ये गैसेस भी होती हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल, थोड़े धूल के पार्टिकल भी होते हैं, are also present in the air. The pie chart gives you the percentage of different constituent of air. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको पाई चार्ट कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग चीज़ों के परसेंटेज दिए हैं, जैसे 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.04% अदर गैसेस हैं, 0.93 ऑर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा एयर में क्या है? नाइट्रोजन गैस ही है बच्चों। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स एंड एक्सेल इट। मतलब हमारे शरीर में थोड़ी सी नाइट्रोजन भी चली जाती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली सन से नहीं, एयर में से नहीं लेते हैं। सम बैक्टीरियाज दैट लिव इन द सॉइल, जो ज़मीन में रहते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के रूट्स में भी रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। और उसको यूजफुल कंपाउंड में चेंज करते हैं जिससे कि प्लांट इसका यूज़ कर सके।
चलिए फर्स्ट पेज पर एक बहुत अच्छा नोट हम छोड़ के आए, इसको पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, जो CO2 गैस हमारे इसमें होती है बच्चों, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ जब गर्म होकर ठंडी होती है बच्चों, तो अपने अंदर से हीट निकालती है ना, हीट रेडिएशन निकालती है, और उन रेडिएशन को ट्रैप करने का, उन रेडिएशन को सोखने का काम करती है CO2 गैस, इसलिए उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। इसका बेनिफिट भी है बच्चों कि हमारी अर्थ पर ये गैस नहीं होती तो क्या होता, हमारा अर्थ रात में नाइट के टेम्परेचर बहुत जीरो हो जाता और हम लोग फ्रीज हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। मतलब CO2 का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। मतलब जो बर्फ है वो भी पिघल रही है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में क्या हो रहा है, बहुत सारे बार फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। जो कोस्टल एरिया यानी कि जो समुद्र के किनारे की जगह हैं, देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन। बहुत सारे प्लांट और एनिमल खत्म होते जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस। नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, 21%। ह्यूमन्स एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। मतलब हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब जब वो ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए ऑक्सीजन का जो कंटेंट है कम ज़्यादा नहीं होता है, बना रहता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। अगर हम ट्री या पेड़ों को काटेंगे तो ये बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस होती है। ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ये इसका खाना बनाने में यूज करते हैं। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को निकालते हैं। ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू बी अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। इस तरीके से क्या हो रहा है, CO2 को हम निकालते हैं और प्लांट उसका यूज करते हैं, तो प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग फ्यूल। फ्यूल को बर्न करने से, जैसे कि कोल, ऑयल, इनको जलाने से क्या हो रहा है, ये बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हर साल निकल रही है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। जिससे अर्थ की वेदर और क्लाइमेट चेंज होती जा रही है। When air is heated, it expand, becomes lighter and goes up. जब हम एयर को गर्म करते हैं तो वो कैसी होती है, एक्सपांड हो जाती है, फैल जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर। कोल्ड एयर, ठंडी हवा भारी होती है एंड हेवी होती है। That is why it tends to sink down when hot air rises. Cold air from surrounding area rushes there to fill the gap. That is how air circulation takes place. इसी तरीके से एयर का सर्कुलेशन बच्चों चलता रहता है। यहाँ पर आप कुछ रीड करिए,
रीड एंड पॉन्डर, फाइन कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस इशू है आज के समय में। टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ये सब पेपर की कटिंग दी है बच्चों। CO2 लेवल एट 8 लाख ईयर हाई, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिन्ड, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा, जुरासिक वर्ल्ड फिर से ले आएगी। इस टाइप की हेडिंग्स यहाँ देखने को मिल रही है बच्चों। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सॉरी एटम नहीं बच्चों, एटमॉस्फेयर हो गया जल्दी से। एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर में बांटा गया है। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे जरूरी लेयर होती है बच्चों। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, इसकी हाइट लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, हम जो सांस लेते हैं हवा का वो यहीं पर है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर्स इन दिस लेयर। जो भी चीज़ें होती हैं बच्चों हमारे वेदर से जुड़ी, वो सब यहीं पर होती हैं। जैसे कि रेनफॉल का होना, हेलस्टॉर्म आना, है ना, और फॉग बनना, ये सब इसी में होता है। ये कहाँ तक है? हमारी अर्थ की सरफेस से लेके 13 किलोमीटर ऊपर तक ये चीज़ है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर। Troposphere, above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 किलोमीटर। वो कितने ऊपर तक होगा बच्चों? वो 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है। This layer is almost free from cloud and associated weather phenomenon। मतलब ये जो जगह है यहाँ पर कोई क्लाउड्स नहीं बनते हैं, कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन के उड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन। यहाँ पर ओजोन जो है उसकी लेयर है बच्चों। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। और ये सन की जो हार्मफुल रेज है, उन हार्मफुल रेज से हमको बचा सकता है। ओके। मीजोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है। इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मीजोस्फेयर होता है। मीटियोलॉजिस्ट बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। मतलब यहाँ से स्पेस में जाने के लिए शुरुआत होती है। नेक्स्ट है बच्चों थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीज हाइट। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400, ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है बच्चों। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to earth by this layer। मीन्स ये है बच्चों कि जो रेडियो वेव्स हम लोग यहाँ हमारे अर्थ से छोड़ते हैं, वो रेडियो वेव इसी थर्मोस्फेयर से अर्थ की तरफ वापस से वेव्स छोड़ती है। मतलब जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज़्यादातर वो इसी रेंज में होते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं? वेव्स लेते हैं और छोड़ते हैं। एक्सोस्फेयर,
द अपरमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. दिस लेयर हैज very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. हीलियम और हाइड्रोजन गैस भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. सो ये हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट थे बच्चों. चलिए आगे देखते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट. इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? क्या आज कैसा रहेगा दिन? चमकीला रहेगा, धूप रहेगी, कैसा दिन रहेगा? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एनक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेक्युलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच. मतलब बहुत बार जो क्रिकेट फैंस होते हैं ऐसी बातें करते रहते हैं, अरे आज बारिश होगी क्या, दिन कैसा रहेगा. इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. मतलब अगर हम हमारी बॉडी को एक रेडियो मान लें एंड माइंड को उसका स्पीकर, माइंड को हमारा स्पीकर, तो वेदर जो है वो क्या है? दैट फिडल्स विथ कंट्रोल नॉब्स. जो हमारे रेडियो के नॉब्स को हम कहते हैं ना कि वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना, स्टेशन चेंज करना, ये सब काम कौन करता है? वेदर करता है. वेदर इज़ दिस हाउ टू विस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. मतलब हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो हर घंटे हर दिन किस प्रकार बदलती है वो हमको बताता है वेदर, है ना. तो वेदर इज़ दिस हाउ आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर की हर घंटे की या हर दिन की क्या कंडीशन है वो बताता है हमको वेदर. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड मतलब ज़्यादा क्या कह सकते हैं बच्चों? उमस भरा, जहाँ पर बहुत सारा पानी भी हो और गर्मी भी हो, ठीक है, वो होता है ह्यूमिड, जिसमें बहुत चिपचिपा सा लगता है, वो किसी को भी इरिटेट कर सकता है. अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मतलब थोड़ी सी हवाएं चल रही हो. मे मेक द वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. वो किसी को भी अच्छा महसूस करवा सकता है और हमें आउटिंग पर ले जाने को मजबूर कर सकता है. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. मतलब ये बहुत अजीबोगरीब तरीके से ड्रामा करते हुए हर दिन बदलता रहता है. हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट दिस क्लाइमेट. लेकिन कुछ एवरेज कंडीशन जो होती है हमारे वेदर की, समथिंग एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती है, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट. उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट. हमें रोज मौसम की जानकारी क्यों मिलती है? नाउ लेट्स डू. अब आपको कुछ काम करना है. फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर और ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर. मतलब किसी लोकल न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में से 10 दिनों तक आप क्या करिए? वेदर रिपोर्ट लीजिए और फिर उनको देखिए उनमें कैसे बदलाव हो रहा है. You will be surprised to know that the earth receive only 1 out of 2 अरब पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी. मतलब सन की एनर्जी के 2 अरब हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा हम लोग ले पाते हैं बच्चों. कितनी इंटरेस्टिंग बात है. टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, इन सबको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों कि ये किस चीज़ों से बदलते हैं. तो हम समझेंगे सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे. मतलब जो गर्मी या टेम्परेचर आपको फील होता है हर दिन, इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. वो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है बच्चों. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. मतलब कि हमारी एयर कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस.
द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। मतलब रात और दिन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसके अलावा सीजन्स में भी चेंज हो जाता है, अलग अलग सीजन में। समर्स आर हॉटर देन विंटर, समर जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं और विंटर बहुत ठंडे होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक जो फैक्टर है उसको कहते हैं बच्चों इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, कि अर्थ कितनी सन की लाइट को सोखती है या रोकती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मतलब आपने सभी ने देखा होगा कि हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल गोल होती है, तो उसमें जो बीच की जगह है उसको हम कहते हैं बच्चों इक्वेटर। मैं बताता हूँ आपको ज़रा बुक में। ये देखिए, ये हमारी अर्थ की इमेज है ना। तो ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है बच्चों, ये सन के थोड़ा ज़्यादा पास रहता है, ये वाला हिस्सा, इसको इक्वेटर एरिया कहते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना कॉर्नर, इनको कहते हैं पोल्स। इनके पास सन की लाइट थोड़ी कम पहुंचती है। सो क्या देखा हमने, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, मतलब सूरज की जो रोशनी हमारे पास आती है डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मतलब इक्वेटर की तरफ क्या होती है, इक्वेटर पर ज़्यादा रोशनी आती है, ज़्यादा सन की लाइट मिलती है, और पोल्स पर ये सनलाइट थोड़ी कम हो जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। तो टेम्परेचर भी इसी तरीके से कम होता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ठंडी क्यों है, कवर क्यों है पूरा स्नो से, बर्फ से ढका हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ऑफ सनलाइट, सन की लाइट बराबर नहीं पहुँच पाती बच्चों। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कुछ पौधे उग भी नहीं पाएंगे। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दोज ऑफ विलेजेस। मतलब सिटीज़ का टेम्परेचर विलेजेस से ज़्यादा हाई होता है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। मतलब जो कॉन्क्रीट यानी सीमेंट बनी हुई होती है, सीमेंट और जो मेटल होते हैं शहर के घरों में, बिल्डिंगों में, और जो एसफाल्ट रोड पर होता है, जो रोड होता है, वो सब हीटेड अप, मतलब दिन भर गर्म होते हैं। दिस हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात में ये अपने अंदर से हीट एनर्जी निकालते हैं बच्चों। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ सिटीज। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो क्या करती है, वो सन की एनर्जी को सोख लेती है, ठीक है, ट्रैप कर लेती है वार्म एयर को और टेम्परेचर को बढ़ाती है। डू यू नो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेल्सियस होती है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। ये एक साइंटिस्ट ने किया था इसको डिस्कवर, जिनका नाम था एंडर सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेड 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी जो है इसके हिसाब से 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। चलिए बच्चों, तो पहली चीज़ क्या देखी, हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन, हमारा जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, जो हमने पढ़ लिया। कम ज़्यादा क्यों होता है वो भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं एयर प्रेशर, हवा का क्या प्रेशर है। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our body। मतलब जो हवा है, ऊपर हवा है बच्चों, एयर है, वो हमारी बॉडी को प्रेस कर रही है, प्रेशर लगा रही है हमारी बॉडी पर, ग्रेट फोर्स लगा रही है। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। और हमारा शरीर भी क्या करता है, इसके ऊपर एक अपोजिट या काउंटर प्रेशर लगाता है, जिससे हमको फील नहीं होता है। ठीक है, और चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। इसलिए एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ की सरफेस पर जितनी एयर है
उसका जो वेट है वो हम पर जो प्रेशर लगाता है वो होता है एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, प्रेशर है जो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल पर जो है सबसे ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीजेस विथ हाइट, और हाइट के साथ कम होता है। हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली हम चलते हैं ना अर्थ के ऊपर ही, अर्थ पर लेफ्ट से राइट जाना या राइट से लेफ्ट जाना, कहीं पर भी जाएं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, और वो जो प्रेशर में चेंज है वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पर। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गैस हीटेड एंड राइजेस, मतलब जो कैसी जगह होती है बच्चों, हॉट जगह होती है, वहाँ की जो एयर रहती है वो गर्म हो जाती है और राइजेस ऊपर उठ जाती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, उसको क्या कहते हैं, लो प्रेशर एरिया कहते हैं। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, वहाँ पर कैसा होता है, क्लाउड्स होते हैं बच्चों और वेट वेदर होता है, मतलब गीला सा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी होता है। इन दैट एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, वहाँ पर हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, भारी भी होती है। एंड हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर, ठंडी हवाएं क्या करती है, हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई, तो वहाँ पर कैसा होता है, क्लियर और बिल्कुल धूप वाला सनी स्काई होते हैं बच्चों, आसमान कैसा होता है, साफ होता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है, यानी ठंडी जगहों से हमेशा गर्म जगहों की ओर एयर चलती है बच्चों। डू यू नो ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर, मतलब मून के ऊपर ना तो कोई एयर है और ना ही एयर का प्रेशर है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून, मतलब जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं कहाँ पर, मून की सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर वो कुछ स्पेशल सूट पहनते हैं, स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनते हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है। इफ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट, मतलब हमारा जो ब्लड है वो जो हमारी बॉडी में चलता है उससे जो प्रेशर होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो प्रेशर किससे बैलेंस होता है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से वो प्रेशर बैलेंस होता है। अगर एयर नहीं होगी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा, हमारी ब्लड की जो वेसल्स है वो बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। एंड द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और उनके अंदर से ब्लीड यानी ब्लड बाहर आने लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड, अब हम देखेंगे विंड के बारे में। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड अ विंड, जो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है उससे बनती है बच्चों विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट ऑफ अप्रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब आप देख सकते हो या फील कर सकते हो विंड को, हवाओं को, जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, ड्राई लीव्स होती है, वो टूट जाती है किसी पेड़ में से। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, हम इसको तब भी महसूस कर सकते हैं जब कोई धुआं जो है या डस्ट के पार्टिकल है वो इसके साथ उड़ते रहते हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, मतलब कभी कभी हवाएं जो होती है, विंड जो होती है बच्चों बहुत तेज होती है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन विंडी डे, इतनी ज़्यादा तेज होती है हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी हम जो छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, उसको विंडी डे में पकड़ भी नहीं सकते, वो उड़ जाता है हमारे हाथों से। Think of some other example when strong wind have created problems for you.
आपके लिए क्या क्या मुश्किलें डाल सकती है। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, 3 प्रकार की विंड होती है बच्चों, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं परमानेंट विंड क्या होती है। सो परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स और परमानेंट विंड्स, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनको क्या क्या नाम देते हैं बच्चों, इसका कुछ और नाम भी, इसको ट्रेड विंड कहा जाता है, वेस्टरलाइज विंड कहते हैं, ईस्टरलाइज विंड कहते हैं, मतलब पश्चिमी हवाएं, और पूर्वी हवाएं कहते हैं। ये परमानेंट विंड है, ये पूरे साल तक चलती रहती है बच्चों, हमेशा बहती है। सीजनल विंड क्या होती है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये क्या करती है, अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन बदल देती है, ये वो विंड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, इंडिया में जब मानसून आता है बच्चों, बारिश आने वाली होती, तब हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ वेरी स्मॉल एरिया, और छोटी छोटी जगहों पर होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और सी ब्रीज जो होते हैं बच्चों, दिन और रात के समय में चलते हैं। कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, समुद्र के किनारे। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड इन नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्थन प्लेन में जो हवाएं चलती हैं बच्चों, ड्राई हवाएं चलती, सूखी और गर्म, इट इज़ कॉल्ड लू, उनको लू कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, लू। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो, मतलब विंड को नाम दिया गया जिस डायरेक्शन से चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टरली, जो हवाएं वेस्ट से चलती है, कहाँ से चलती है, वेस्ट डायरेक्शन से, उनको वेस्टरली वेज कहते हैं बच्चों, या वेस्टरली विंड्स कहते हैं। विंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है बच्चों साइक्लोन, जब बहुत तेज हवाएं चलती है, नेचर्स फरी कहते हैं इसको। उड़ीसा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा कहाँ है बच्चों, इंडिया के ईस्टर्न यानी पूर्वी सी कोस्ट पर है, समुद्र के किनारे पर है। इज प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। ये हमेशा बे ऑफ बंगाल जो है, आपने देखा होगा बे ऑफ बंगाल कहाँ है, इंडिया के राइट साइड में है बे ऑफ बंगाल। वहाँ पर क्या होता है, जो भी साइक्लोन उठते हैं, तूफान उठते हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं। ऑन 17 to 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, वो इस स्टेट ओडिशा के 5 जिलों में आया। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर, और 29 अक्टूबर को एक सुपर साइक्लोन आया दैट डिवास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट, जिसने स्टेट के बहुत सारी जगह को खराब किया या नुकसान पहुंचाया। द डैमेजेस कॉस्ट वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर, 3 चीज़ों की वजह से। विंड वेलोसिटी, हवाओं की स्पीड जो है, विंड वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा थी। रेन, बारिश, एंड टाइडल सर्च, और बहुत सारा पानी भर गया था। द विंड अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर 36 आवर, मतलब 36 आवर यानी 1 और 1.5 दिन पूरा, 1.5 डेज तक इस स्पीड की हवाएं चलती रही। दीज हाई वेलोसिटी ऑफ विंड अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज द कच्चा हाउसेस, मतलब उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। कच्चा हाउस जो कच्चे मकान होते हैं वो गिरा दिए। रूफ टॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड, इंडस्ट्रीज में टीन के शेड होते हैं बच्चों, उन सबको उड़ा दिया। एंड अदर हाउसेस वर ऑल्सो ब्लोन अवे, और बहुत सारे हाउस जो है वो बह गए बारिश में या हवा से भी उड़ गए। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कंप्लीटली, मतलब बिजली पावर सप्लाई बंद हो गया। टेलीकॉम यानी फ़ोन की लाइन्स भी ख़राब हो गई।
Heavy rain occurred under the influence of cyclone for 3 days continuously. बहुत ज़्यादा हेवी रेन हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कितने दिनों तक? 3 डेज तक. These rains led to flooding in major river of Odisha. जो ओडिशा की मेन नदियाँ हैं बच्चों, उनमें पानी भर गया. The cyclonic wind caused tidal wave that swept 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to the coastal areas. मतलब रेन की वजह से, बारिश की वजह से क्या हुआ, जो साइक्लोनिक हवाएं थी उन्होंने क्या करा, पानी की जो वेव होती उनको बहुत अंदर तक ले आई, शहरों में आ गई, 20 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी वो, और बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. The 7 to 10 meter high tidal wave intrude suddenly and caused massive damage to the standing paddy crop. वहाँ आसपास जो खेत थे वो पूरे ख़राब हो गए. 7 से 10 मीटर हाई ऊंची ऊंची हवाएं, बारिश, पानी की लहरें जो है समुद्र में वो चलती है. क्यों हुआ सब ये? द साइक्लोन originated as depression in the Gulf of Thailand near the East Port Blair on 25th October 1999 and gradually moved in a northwestern direction. मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है वहाँ पर क्या हुआ, ज़मीन के नीचे कुछ डिप्रेशन हुआ, बहुत सारा पानी एकदम नीचे चला गया. ठीक है, वाटर के बहुत सारा एक साथ नीचे चले जाने से क्या हुआ, बहुत सारी वेव क्रिएट हुई है ना, पानी के अंदर वेव्स बनी, वो वेव्स धीरे, और एक सुपर मैसिव साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ने लगा. इट इंटेंसिफाइड इनटू सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन इरास्मा एंड बायकुंदा इन ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM. सुबह 10:30 बजे के आसपास 29 अक्टूबर को वो ओडिशा के बायकुड़ा और इरास्मा जगहों पर टकराया. द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा. उसने ओडिशा की पूरी जो कोस्ट है ना, समुद्र किनारे की जगह जो है, इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स, अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड. 13 मिलियन पीपल जो थे उनको उससे अफेक्शन हुआ, मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई उन लोगों को. अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड. बहुत सारे लाइव स्टॉक मतलब जानवर मारे गए. स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पेडी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवीली डैमेज. जो फसलें थी खेतों में वो ख़राब हो गई. वेजिटेबल फ्रूट्स वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए. ड्यू टू सलाइनेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्च, मतलब पानी के भर जाने से क्या हुआ, बहुत सारा सॉल्ट जो है, सलाइनेशन या सॉल्ट जो है वो हमारे नदियों में भी मिक्स हो गया. लार्ज ट्रैक ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल, मतलब बहुत सारी ज़मीन कैसी हो गई, इनफर्टाइल हो गई, ख़राब हो गई. लार्ज ट्रैक्ट ऑफ सॉल, टीक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर. बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ जो थे वो बह के चले गए. द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैरादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड. बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे, मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, वो बच्चों पूरी तरीके से खत्म हो गए. नेक्स्ट बच्चों मॉइस्चर. क्या होता है मॉइस्चर? व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, मतलब वाटर जो होता है वो भाप बनता है, इवेपोरेट होता है. कहाँ से? अलग अलग वाटर बॉडीज से, पानी की अलग अलग जगह, जैसे नदियों से, पॉन्ड से, सी से. इट बिकम्स वाटर वेपर, वो पानी की भाप बन जाता है. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. और किसी समय पर हमारी हवा में कितना मॉइस्चर है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वी कॉल्ड इट अ ह्यूमिड डे. जब बहुत सारा पानी हमारी एयर में आ जाता है उसको हम ह्यूमिड डे कहते हैं. एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हमारी एयर जो है वो भारी होती जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस. उसकी पानी को लेने की जो पावर होती है, होल्ड करने की जो पावर होती है वाटर को, वो बढ़ जाती है.
एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होती चली जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, और हमको पसीना भी नहीं आता है, मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। When the water vapor rises, जब पानी की वेपर जो है वो राइज करती है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, तो वो ठंडी होती चली जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस, वो जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है, एंड कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और पानी की बूंदें बना लेता है। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट, बादल क्या होते हैं, वही पानी की बूंदों का बहुत सारा एक साथ आ जाना वाटर ड्रॉपलेट कहलाता है। When these droplet of water become too heavy, जब ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, to float in air, then they come down as precipitation, तब वो बारिश के फॉर्म में, precipitation के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाते हैं। Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them, आपने देखा होगा जो जेट प्लेन चलते हैं वो अपने पीछे वाइट कलर का एक पूछ छोड़ जाते हैं, ट्रेल कहते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, जो उनके इंजन में से मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंस हो जाता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब तक कि कोई हवा उसको डिस्टर्ब ना कर दे। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, मतलब जो प्रेसिपिटेशन होता है, नीचे बूंदें गिरती है, बारिश कहते हैं उनको हम, जब वो लिक्विड होती है तो उसको बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, हमारे ज़मीन पर जितना वाटर है उसमें से ज़्यादातर बच्चों रेन का वाटर ही होता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं, रोक के रखते हैं। When trees on hillside are cut, rainwater flow down the bare mountain and can cause flooding of low-lying areas, मतलब अगर जो बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, अगर वहाँ से बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाए तो क्या होगा, जो वाटर होगा, जो बारिश होती है वो कहाँ पर होगी, लो लाइंग एरिया मतलब मैदानों में होगी। लो लाइंग मतलब जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ पर होगी, जिससे वहाँ पर फ्लडिंग हो सकती है, मतलब बाढ़ भी आ सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल, 3 प्रकार की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। हमको बताया गया है साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है। साइक्लोनिक मतलब जो किसी साइक्लोन या किसी तूफान के आने से होती होगी बच्चों, वो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। कोल्ड एयर जाती है, वार्म एयर नीचे से ऊपर जाती है और बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है बच्चों, ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे पहाड़ों के ऊपर मोइस्ट एयर पहाड़ों पर जाती है तो वहाँ जल्दी ठंडी हो जाती है बच्चों, तो यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ बारिश हर कभी हो जाती है, ठीक है। और कन्वेक्शनल रेनफॉल बच्चों जो नॉर्मल होती है, हमेशा वार्म एयर ऊपर जाती है, कंडेंस होती है, बारिश बनती है और फिर नीचे आ जाती है ना, तीनों टाइप की। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occurs. अगर बारिश कम होती है तो क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी होती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है और ड्रॉट सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर, अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्लड टेक्स प्लेस, तो बारिश में बाढ़ आ जाती है बच्चों। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। प्रेसिपिटेशन के यानी ऊपर से नीचे गिरने के पानी के और भी तरीके, वो बर्फ़ बन जाता है बच्चों, इसको स्नो कहते हैं। हेल ओले कहते हैं बच्चों, ये भी होता है, ठीक है, एंड स्लीट। तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, ठीक है, आपको इनके क्वेश्चन आंसर बता दिए जाएंगे। चलिए,
स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों, आंसर देखते हैं। द कवरिंग ऑफ एयर या द कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर का कवर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट हैज़ मैनी गैसेस, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, डस्ट के पार्टिकल्स है और वाटर की वेपर्स होती है बच्चों। डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस हैं? सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर। वो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। वॉट इज वेदर। वेदर इज आवर R2R। R2R मतलब हर घंटे का, डे टू डे, हर दिन की कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ऑफ द एटमॉस्फेयर। देन 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। कितने टाइप की रेनफॉल होती है बच्चों? तभी मैंने बताया था आपको 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। डायग्राम भी देखे थे हम लोगों ने ये तीनों। आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। मतलब एयर प्रेशर क्या है? द वेट ऑफ एयर, एयर का जो वेट होता है जिससे वो हमारे ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई करती है, हमारी अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करती है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे गिरता चला जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सी लेवल पर होता है। एंड डिक्रीजेस विथ हाइट, और हाइट के हिसाब से कम होता जाता है। डिक्रीजेस विथ द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज। सन के रेज से हमको ओजोन बचाती है बच्चों, तो सी आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की सबसे जरूरी लेयर कौन सी है बच्चों? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हमारे लिए ट्रोपोस्फेयर है, जो हमारे अर्थ के पास में होती है। कहाँ होती है? अर्थ के पास में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। जिसके अंदर क्लाउड नहीं होते हैं बच्चों। सो जो थर्ड का आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस। एयर का प्रेशर बच्चों डिक्रीज होता है। When the precipitation comes down the earth in the liquid form, it is called rain. जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसको हम रेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रेन। Means the following ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होती है बच्चों? जो हमेशा चलती हैं, मतलब इनको आप कह सकते हो परमानेंट विंड। तो फर्स्ट का आंसर ई है। सेकेंड है लू। लू क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की लोकल विंड कह सकते हैं बच्चों इसको। एक लोकल विंड होती है जो सिर्फ गर्मी में चलती है। मॉनसून एक सीजनल विंड है बच्चों, बी सीजनल विंड। और विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। जब हवा हॉरिजॉन्टली चलती है लेफ्ट से राइट में तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। गिव रीजन है यहाँ पर। वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे में ज़्यादा समय क्यों लगता है ड्राई होने में? और अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इंसोलेशन जो होता है एयर, सन की जो लाइट है वो कम क्यों हो जाती है जब हम जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ? इसका आंसर देना है। ये दो आंसर हमको बताना है बच्चों। Wet clothes take longer time to dry on a humid day because the air has a lot of water vapor। क्योंकि एयर में खुद में बहुत सारी वाटर वेपर होती है। एंड सो इट कांट एकोमोडेट द वाटर वेपर क्रिएटेड बाय वेट क्लॉथ। तो ये जो
क्लॉथ रहते हैं उनके अंदर से जो वेपर निकलते हैं उनको अपने साथ ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। पहले से हवा में बहुत सारी पानी की वेपर्स हैं और कपड़ों से और निकलेगी तो उसको ले नहीं सकती है, इसलिए सो द वाटर रिमेन्स इन द क्लॉथ फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसलिए ज़्यादा समय तक जो पानी है वो कपड़ों में रहता है। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस, इट इज़ बिकॉज द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सोलर रेडिएशन जो रिसीव होती है वो कम रिसीव होती है। ग्रेजुअली डिक्रीजेस मतलब सोलर रेडिएशन कम से कम हमको मिलती है बच्चों, इसलिए इंसोलेशन डिक्रीज हो जाता है। सन की जो रेडिएशन है वो पोल पर कम मिलती है, क्योंकि वो ये कह लो कि वो पोल के सामने नहीं होता है, मतलब पोल जो है वो सन के डायरेक्टली सामने नहीं होता है। जैसे ये समझ सकते हैं आप बच्चों, इस टाइप से मान लो कि ये सन है, सन, इस सन से मान लो कि ये सन की जगह अर्थ है, यहाँ से सन की जो रेज आती है तो यहाँ पर आसानी से आ सकती है, क्योंकि इक्वेटर लाइन यानी जो बीच में होती है यहाँ पर। अब जो जगह यहाँ पर है उसको सन की लाइट ऐसे स्लेंटिंग मिलती है। कैसे मिलती है? स्लेंटिंग मिलती है। जैसे सुबह और शाम में कैसी लाइट मिलती है हम लोगों को, उसी टाइप से मिलती है। जबकि दोपहर में जो लाइट होती है वैसी लाइट हमेशा कहाँ रहती है? इक्वेटर लाइन के ऊपर रहती है। सो बच्चों, इसके बाद पजल का राउंड है, तो पजल राउंड आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, और उसके आंसर मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आए तो इसमें से आंसर उतार लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।